गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारी क्लास है वो मैट्रिक्स मेथड पे है। टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। हमने एक मेथड आपको पहले बताया था, क्रैमर्स रूल। वो एक्चुअल में आउट ऑफ सीबीएसई होता है क्रैमर्स रूल। जो आज का टॉपिक है मैट्रिक्स मेथड, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं पहले ही लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई। अगर आप सीबीएसई की बात करते हैं तो ये समझ लो कंफर्म है, आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर आप सीबीएसई की बात करें तो आपके पास कंफर्म है कि आप 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से मिलेगा आपको बाय मैट्रिक्स मेथड। ये मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब देखिए, मैंने आपको क्रैमर्स रूल जब बताया तो उस टाइम ये बताया था कि 3 आपके पास सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब 2 टाइप के आपके पास सिस्टम आते हैं, एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम, एक होमोजेनियस सिस्टम। अगर आप नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात करते हैं, हम सबसे पहले नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात करेंगे। अगर आप नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात करेंगे तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम का मतलब ये रहता है कि जैसे मान लो मैं 3 इक्वेशंस लिखता हूं, तो 3 इक्वेशंस में तीनों का जो आरएचएस पार्ट रहेगा, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है, कम से कम एक टर्म उसमें से नॉन जीरो रहेगी, तीनों की तीनों जीरो नहीं होंगी। जैसे आपने सिस्टम लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये आपके पास कोई सिस्टम है। अब इसमें मैं कह रहा हूं कि d1, d2 और d3, ये 3 जो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, इनमें से कम एक वैल्यू नॉन जीरो होगी, तीनों जीरो नहीं होंगी। अगर आपने तीनों वैल्यू जीरो कर दी तो तीनों वैल्यू जीरो करने का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है वो नॉन होमोजेनियस नहीं, आप होमोजेनियस सिस्टम पे बात कर रहे हैं। फिर ठीक है, हम फिलहाल नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात करेंगे। फिर ध्यान देना, मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर्स रूल जो मैंने आपको पहले बताया था वो आउट ऑफ सीबीएसई है, उसको अप्लाई मत करना सीबीएसई के पेपर में। कंपटीशन के लिए आप क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, सीबीएसई में हमेशा आप मैट्रिक्स मेथड करोगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कंफर्म मिलेगा। आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आएगा, इसी टॉपिक से आएगा। देखिए, अब इसमें करना कैसे है, मैट्रिक्स मेथड में आप एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में ये सारे जितने भी आपको कोफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं, 3x3 की एक मैट्रिक्स बनेगी। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगी, ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा जब आप एक मैट्रिक्स बनाओगे, एक मैट्रिक्स बनेगी बी मैट्रिक्स। बी जो मैट्रिक्स होगी उसमें सारे कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, d1, d2 और d3। लेकिन ये ध्यान रखना, जो बी मैट्रिक्स आप बना रहे हो वो कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। जो बी मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स होगी। इसके बाद जब आप x की बात करते हैं, एक मैट्रिक्स x बनाओगे, उसमें तीनों वेरिएबल लिखोगे जिनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखना। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है जो कांस्टेंट टर्म्स की बनानी है। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है जो वेरिएबल की बनानी है। मतलब कॉलम क्यों, इसमें एक ही कॉलम है, 3 रो है, लेकिन कॉलम एक है, इसलिए इन मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने ये 3 मैट्रिक्स आपने बना दी। 3 मैट्रिक्स में सबसे पहली जो मैट्रिक्स बनाई थी उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। हो सकता है ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए। अगर तो ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो ये कंफर्म है कि द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अगर ये नॉन जीरो आया तो ये कंफर्म है कि द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा और यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय, जो आप सॉल्यूशन दोगे वो इस तरीके से आएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। क्योंकि पहले कंडीशन जो आपने 3 मैट्रिक्स बनाई थी, 3 मैट्रिक्स इस तरीके से चलती हैं, ax इज इक्वल टू b। आप मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर चेक कर लो तो आप यहां तक पहुंचोगे, ax इज इक्वल टू b। जैसे ही आप यहां से x फाइंड करने की कोशिश करोगे तो यही आएगा, a इनवर्स इंटू b। तो हमें ये याद रखना है कि अगर तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में भी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो, क्योंकि कंसिस्टेंट उस सिस्टम को बोला जाता है जिनके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं।
तो यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन की बात करनी है। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो कंफर्म है कि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, और अगर एक सॉल्यूशन पॉसिबल है और वो सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना होगा। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको कोफैक्टर्स चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे तब आपके पास ए इनवर्स आएगा। ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? बी से, तो आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स आएगी। इधर भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, इधर भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। पहला एलिमेंट x की वैल्यू देगा, दूसरा एलिमेंट y की वैल्यू देगा और तीसरा एलिमेंट z की वैल्यू देगा। ये मैट्रिक्स मेथड नॉन होमोजेनियस सिस्टम का, मैट्रिक्स मेथड का यूनिक सॉल्यूशन का केस है। इसी पे हम अब अभी पहले कंडीशंस बता देता हूं। हो सकता है डिटरमिनेंट a जीरो ना आए तो क्या कंडीशंस रहेंगी आगे देखिए। अगर डिटरमिनेंट a हो सकता है जीरो आ जाए, ना आए जीरो जब तो आपने यूनिक सॉल्यूशन लिख दिया। हो सकता है आपके पास ये जीरो आ जाए। अगर डिटरमिनेंट a जीरो है, इफ डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू जीरो, अगर आप डिटरमिनेंट a को जीरो मतलब जो भी आपने फाइंड किया और उसकी वैल्यू अगर जीरो आ गई, अगर डिटरमिनेंट a जीरो है देन फाइंड, तो हमें फाइंड करना होगा एडजॉइंट a इंटू b, ये प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। अगर तो डिटरमिनेंट a आपके पास जीरो आता है तो आप इस प्रोडक्ट पे जाओगे, एडजॉइंट a फाइंड करोगे, उसको b से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर तो ये नॉन जीरो आ गया, डिटरमिनेंट a तो जीरो है लेकिन एडजॉइंट a इंटू b नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट a जीरो है, एडजॉइंट a इंटू b नॉन जीरो है, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट रहेगा एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। अगर डिटरमिनेंट a आपके पास जीरो आ जाए, ठीक है, और एडजॉइंट a इंटू b अगर नॉन जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। अगला केस जो है थर्ड, इफ डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट a आपने फाइंड किया वो जीरो आ गया, एंड आपने एडजॉइंट a इंटू b को फाइंड किया वो भी जीरो आ गया, डिटरमिनेंट a भी जीरो है, एडजॉइंट a इंटू b भी जीरो आ रहा है, ये प्रोडक्ट भी जीरो आती है, देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये सारा आपका, ये जो भी लिखा है ये सारा का सारा आपके पास मैट्रिक्स मेथड के रूल लिखे हुए हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड के रूल को मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं। हमें क्या करना है, हमें तीन मैट्रिक्स बनानी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स A, उसके बाद कांस्टेंट मैट्रिक्स B, एक वेरिएबल मैट्रिक्स X। आपने तीन मैट्रिक्स बना दी, तीन मैट्रिक्स पे ये कंडीशन रहती है A इंटू एक्स इज इक्वल टू B। इसके बाद क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट A को फाइंड करेंगे। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपने बनाई थी उसका डिटरमिनेंट फाइंड किया। अगर डिटरमिनेंट A नॉन जीरो आया तो हम क्या कहेंगे कि द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा और उसका एक ही सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद उस सॉल्यूशन को फाइंड करने का तरीका क्या रहेगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अगर वो सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो वो a इनवर्स b के इक्वल आएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं। देखो इनवर्स निकालने का तरीका ये रहता है, एडजॉइंट a को आप डिटरमिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर दो तो वी गेट a इनवर्स, तो a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x y एंड z। लेकिन हो सकता है कि डिटरमिनेंट a जीरो आ जाए। अगर तो डिटरमिनेंट a जीरो आता है देन फाइंड एडजॉइंट a इंटू b। अगर आप एडजॉइंट a इंटू b फाइंड करते हैं और वो नॉन जीरो आ जाए, ये जीरो आ गया, ये नॉन जीरो है, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। उस टाइम पे सिस्टम इनकंसिस्टेंट रहेगा, मतलब हैविंग नो सॉल्यूशन। लेकिन हो सकता है डिटरमिनेंट a भी जीरो आ जाए, एडजॉइंट a इंटू b भी जीरो आ जाए, तो देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। उस केस में आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रहेगा। अब एक बात बताओ पहले, क्या सब कुछ क्लियर है? रेज योर हैंड। समझ आ रहा है, साउंड क्लियर है, सब क्लियर है? ओके, क्लियर चल रहा है, ठीक है, सब क्लियर है, आवाज क्लियर आ रही है, बोर्ड क्लियर है, सब समझ आ रहा है, रेडियंट ऐप सब अच्छे से चल रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
आपका मैट्रिक्स मेथड का मैंने एक कंसेप्ट बेसिक आपको एक रूल बता दिया यहाँ पे कि कैसे हम मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इनके एप्लीकेशंस देखते हैं कि हमें अभी तो रूल पता लगा, हम इनको अप्लाई कैसे करें। 5 नंबर का क्वेश्चन हम फिर बार बार बोल रहा हूं, इस पे ध्यान दें। सीबीएसई के हिसाब से कंफर्म 5 नंबर का क्वेश्चन है। आज तक तो कोई पेपर मैंने ऐसा देखा नहीं है जिसमें इसमें से इस एक्सरसाइज में से 5 नंबर का ना आया हो। लिखा आएगा solve the system of linear equation, following system of linear equation by matrix method, solve the following system of linear equation by matrix method। ये आएगा कि मैट्रिक्स मेथड से आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके आगे डिस्कस करता हूं। पहला, सॉल्व x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7, x प्लस 3z इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इस सिस्टम को सोल्व करके दिखाना है बाय मैट्रिक्स मेथड। देखिए करेंगे कैसे, पहले हम अपनी 3 मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1, फिर 2, फिर 1। पहली जो इक्वेशन थी उसके हिसाब से हमने पहला रो कंसीडर कर दिया। सेकंड, x की जगह कोफिशिएंट 1, y है नहीं तो कोफिशिएंट 0, ये ध्यान रखना, और z का कोफिशिएंट 3। अब हम आगे बात करते हैं, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3, यहाँ पे z नहीं है तो कोफिशिएंट क्या आएगा 0। यहाँ पे आप मैट्रिक्स देख सकते हैं 1 2 1 1 0 3 2 -3 और 0, ये आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, इसके बाद बीजो मैट्रिक्स बनाओगे जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म्स हैं। आरएचएस जो नजर आ रहा है उसमें देखिए तीनों के तीनों 0 नहीं है। अगर तीनों 0 नहीं है तो आप नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर तीनों 0 आ जाते हैं आपके पास, उस सिस्टम को होमोजेनियस सिस्टम बोला जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात करते हैं। अब इसमें जो बी मैट्रिक्स है वो 7, 11 और 1, ये आपके पास एक बी मैट्रिक्स है। तीसरा मैंने आपको बताया था एक मैट्रिक्स आप एक्स बनाओगे जिसमें तीनों वेरिएबल लिख दोगे, लेकिन ये ध्यान रखोगे कि ये बी और एक्स दोनों कॉलम मैट्रिक्स बनेंगे, मतलब इनका ऑर्डर क्या रहेगा 3/1 3/1 3/3। ये 3 मैट्रिक्स आपने ध्यान से बनानी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ आपने 3 मैट्रिक्स बना दी, हम सबसे पहला हमारा काम रहेगा वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए, क्योंकि किस टाइप का सॉल्यूशन है वो सब इस पे डिपेंड है कि अगर आप डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसी पे सब कुछ डिपेंड रहेगा। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 1 1 0 3 2 -3 और 0। जब आप इसको फाइंड करेंगे वो आपको आता है डिटरमिनेंट फाइंड करना। ठीक है, जब आप इसको डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे तो वो आएगा 18 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए अगर आप सीबीएसई के पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सरस डायग्राम अप्लाई नहीं करोगे। सरस डायग्राम आउट ऑफ सिलेबस है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 18 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं आया इसका मतलब ये कंफर्म हो गया द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, और वो यूनिक सॉल्यूशन अब आप फाइंड कैसे करोगे, नाउ अब हमें क्या फाइंड करने होंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए। आप ए के कोफैक्टर्स फाइंड करोगे C11 C12 C13। देखो मैं आपको फिर बताता हूं कि मैं इस तरीके से क्यों लिख के चलता हूं, आप भी इसी तरीके से हैबिट बनाओ ताकि जब आप एडजॉइंट लेने लगो तो आप बाई चांस भूल ना जाए कि हमें एडजॉइंट लेना है। ठीक है, एडजॉइंट के लिए मतलब हमें ट्रांसपोज करना होता है। जब आप ट्रांसपोज की फॉर्म में पहले लिख दो तो इसका मतलब जो भी मैं लिख के चल रहा हूं ये सारा एडजॉइंट है। C21 C22 C23 ये मैंने पहले ही ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा है। C31 C32 C33 ये कोफैक्टर्स अब हम फाइंड करेंगे। कोफैक्टर और माइनर मैंने आपको सारा पहले बताया हुआ है। अब देखिए ये कोफैक्टर्स क्या आते हैं, 9 6 और -3, ये आप कर लेना। ये आपके पास कोफैक्टर्स आएंगे, आप कर चुके हो पहले फाइंड। ठीक है, -3 -2 7। उसके बाद जो थर्ड है वो 6 -2 और -2, ये आपके पास सारे कोफैक्टर्स हैं। ये सारे कोफैक्टर्स आपने फाइंड कर दिए। देखो मैंने पहले ही ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा है, मतलब वैसे तो ये रो वाइज थे लेकिन मैंने इसको कॉलम वाइज बना दिया, तो इसका मतलब मैं ट्रांसपोज लेके चल रहा हूं। अगर ट्रांसपोज लेता हूं कोफैक्टर्स का तो एडजॉइंट आएगा। इसका मतलब जो मैट्रिक्स आपके आगे लिखी है वो सारी एडजॉइंट मैट्रिक्स है।
ठीक है, देखिए मैं अब इधर एडजॉइंट लिख के चलता हूं। अगर आप एडजॉइंट मैट्रिक्स लेके चलते हैं, देखिए एडजॉइंट आपके पास क्या है, अब एडजॉइंट ऑफ ए, वो इन्हीं का ट्रांसपोज आना था, ट्रांसपोज मैंने पहले ही लिख दिया, 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 -2, ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। जो भी कोफैक्टर्स आपने फाइंड किए, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आप बनाते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आप लेंगे तो वो ट्रांसपोज आपका एडजॉइंट कहलाएगा। तो यहां से आपके पास एडजॉइंट आ जाता है। अब देखो ए इनवर्स निकालने का तरीका ये था कि अगर आप एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते हो तो वी गेट इनवर्स। अब इनवर्स हमें चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स मेथड में इनवर्स का यूज है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट है हमारे पास 18 है और एडजॉइंट है हम ये फाइंड कर चुके हैं, तो हमारे पास इनवर्स आ गया 1/18। आप बाहर ही रख सकते हो इसको। 9 -3 6, ये आपके पास आया। सेकंड रो है 6 -2 -2 -3 7 -2, ये आपके पास ए इनवर्स आता है। अब हम ए इनवर्स को फाइंड कर चुके हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वी गेट एक्स। मैट्रिक्स मेथड का जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में ये है कि अगर आप ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दो बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड हमें ये कहता है कि जब आप x फाइंड करने लगोगे तो x की वैल्यू a इनवर्स इंटू बी है। जब आप x फाइंड करोगे तो a इनवर्स इंटू बी, a इनवर्स हमें पता है, हम फाइंड कर चुके हैं। 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 -2 इंटू बी, मतलब जो आपके पास कांस्टेंट था, कांस्टेंट की जो मैट्रिक्स आपने बनाई थी वो बी थी। इस क्वेश्चन में 7 11 और 1 आपके पास ये है। मल्टीप्लीकेशन आपको आती है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आप यहां तक पहुंचोगे 1/18। अब आप दोनों मैट्रिक्स की अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे वी गेट अनदर कॉलम मैट्रिक्स, एंड वो कॉलम मैट्रिक्स ये होगी 36 18 और 54। अगर मैं इस 18 को अंदर ले जाऊं तो मतलब सभी एलिमेंट्स को अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो वी गेट 2 1 3। और जब आप ये देखो x की वैल्यू थी, इधर x की जगह मैं इस मैट्रिक्स को लिख सकता हूं, तो हमारे पास है x y z। अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो देखो पहला एलिमेंट पहले से कंपेयर होगा, x 2 y 1 z 3, तो वी गेट आंसर x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। ये आपके पास सॉल्यूशन है। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर ये सही है गलत, हम कैसे चेक करें? आप किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ, वापस रख के देख लो, एलएचएस आरएचएस के इक्वल आना चाहिए। तीनों इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करेगा ये सॉल्यूशन, तभी ये सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन का मीनिंग वही होता है कि x और y की वो वैल्यूज, जो जितनी भी गिवन इक्वेशंस आपने ली x y और z की वो वैल्यूज, मतलब ये ट्रिपलेट, ये वो ट्रिपलेट है जो गिवन 3 इक्वेशंस जो आपने ली थी, गिवन 3 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ये वो ट्रिपलेट है। अगर इस ट्रिपलेट, अगर ये सही आंसर है तो इसका मतलब आपका ये ट्रिपलेट तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करके चलेगा। यहां तक सारा समझ आया? ये क्वेश्चन समझ आया? अब आज क्लियर है? रेज योर हैंड। ओके, देखिए ये आपका एक यूनिक सॉल्यूशन था। यूनिक सॉल्यूशन का हम एक केस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यूनिक सॉल्यूशन से अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो हमने यूनिक सॉल्यूशन का आपको केस बताया कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी से आप यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम एक डिस्कशन करेंगे। सॉल्व 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, 2y माइनस z इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास एक सिस्टम है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। आप 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का मैट्रिक्स मेथड से आपने सॉल्यूशन करना है। देखिए कैसे करेंगे। आप 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। पहली मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, देखो 3
-1 -2, फिर दूसरी मैट्रिक्स में x 0, फिर 2 -1, फिर 3 -5 और z इसमें 0। ध्यान से बनाना इस मैट्रिक्स को, ठीक है। फिर एक बी मैट्रिक्स बनाएंगे, बी मैट्रिक्स में 2 -1 और 3, ये आपके पास आएगा। फिर हम एक एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, इसमें x y और z, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स रहेंगी। बी भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, ए आपके पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है। बी आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक्स आपके पास एक मैट्रिक्स है। इसे आगे हम बात करेंगे, इसे आगे देखिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए की बात करेंगे। 3 0 3 -1 2 -5 -2 1 0। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से हम ओपन करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं लास्ट रो से ओपन करता हूं। लास्ट रो का जो पहला एलिमेंट होगा 3 1 3 2 3 3, इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसका साइन चेंज होगा। तो पहले वाले का साइन तो चेंज है नहीं, ये एज इट इज। इसको हटाया, इसको हटाया, इसकी वैल्यू क्या आई 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आई 4। अगले पे साइन चेंज 5, ठीक है। इसको हटाया, इसको हटाया, ये कितना आया -3, वो तो 0 हो गया। अब आपके पास आया 15 -15, वी गेट 0। डिटरमिनेंट आपके पास 0 आ जाता है। अगर डिटरमिनेंट 0 आया, अब हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना होगा। एडजॉइंट ए को फिर हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं अगले केस पे बढ़ रहा हूं। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हम यूनिक सॉल्यूशन तो लिख नहीं सकते, यूनिक तो पॉसिबल है नहीं। अब दो केस पॉसिबल है, या तो सिस्टम का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, या सिस्टम के नो सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ए आपके पास 0 आया, इसके बाद हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। अगर आप कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं तो कोफैक्टर्स के बाद हम एडजॉइंट फाइंड कर पाएंगे। देखिए कोफैक्टर्स में C11 C12 C13 C21 C22 C23, फिर हम बात करेंगे C31 C32 C33। देखो मैं कोफैक्टर्स आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। किसी बच्चे को अगर कोफैक्टर्स फाइंड करने में दिक्कत है तो एक बार मेरे को फॉलो करें। देखिए कोफैक्टर्स में क्या करना है, C11 पहला कोफैक्टर, पहले कोफैक्टर पे साइन चेंज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 1 + 1 इवन है, इवन के लिए साइन चेंज होता नहीं। कि हमने ये हटा दिया, ये हटा दिया, हमारे पास क्या आया, ये तो मल्टीप्लीकेशन 0 आई, ठीक है। यहां से आपके पास पहला कोफैक्टर -5 आ गया। अगले कोफैक्टर पे बात करते हैं, C12, ये हटाया, ये हटाया, 0 + 3, लेकिन साइन चेंज होगा तो क्या आएगा -3। साइन चेंज क्यों हुआ, क्योंकि पोजीशन 1 2 है, और 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो वी गेट एन ऑड नंबर, और ऑड नंबर के लिए हमेशा साइन चेंज होता है। C13 ये हटाया, ये हटाया, साइन चेंज होगा नहीं, ध्यान रखना, ये 0 -6, आपके पास C13 आ गया। अब हम C21 पे बात करें, C2 सेकंड रो पे चलते हैं। अब C21 साइन चेंज होगा, ये हटाया, ये हटाया, इसकी मल्टीप्लीकेशन 0 -10, लेकिन साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा +10। आगे हम बढ़ते हैं, C22 साइन चेंज होगा नहीं, इसको हटाया, इसको हटाया, ये 0 + 6, ये आपके पास 6 आ गया। C23 में साइन चेंज होगा, ये हटाया, ये हटाया, -15 +3, -15 +3 -12, लेकिन साइन चेंज होगा तो वी गेट +12, ठीक है। फिर C31 पे आते हैं। 31 मतलब इस पोजीशन का कोफैक्टर, पोजीशन 31 है, मतलब 3 + 1 4, इवन है, इवन पे साइन चेंज होगा नहीं, ये हटाया और ये हटाया हमने, वी गेट 1 + 4, वी गेट 5, ठीक है। फिर C32, इस पे साइन चेंज होगा, ये हटेगा और ये हटेगा, ये क्या आया -3, लेकिन साइन चेंज होके क्या आएगा +3। C33 ये हटाया, ये हटाया, आपके पास क्या आएगा 6। ये सारे कोफैक्टर्स मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिए कि कोफैक्टर्स कैसे फाइंड होते हैं। वैसे आपको आता है, मैंने फिर आपको एक बार रिवाइज करवा दिए। डिटरमिनेंट है, इस केस में 0 आया था, फिर हम कोफैक्टर्स पे गए, हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। इस कोफैक्टर का मैंने पहले ही ऑलरेडी ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहां से अब एडजॉइंट लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एडजॉइंट क्या आया, जब हम एडजॉइंट लिखने लगे, आपके पास एडजॉइंट ये आता है, एडजॉइंट ऑफ ए, पहले ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा हुआ है, -5 -3 -6,
फिर 10 6 12 5 3 6 आपके पास एडजॉइंट ए आ गया। डिटरमिनेंट ए पहले ही 0 था, एडजॉइंट ए हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा अगला स्टेप होगा एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करो। अब आपके पास एडजॉइंट ए है -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6 इनटू जो बी मतलब जो कांस्टेंट मैट्रिक्स आपके पास थी। अब इस केस में कांस्टेंट मैट्रिक्स आपके पास थी 2 -1 और 3। ये आप एक बना के चल रहे थे, इस जो गिवन इक्वेशन थी उसके हिसाब से अगर मैं लिखूं तो आपके पास 2 -1 और 3 ये आपके पास एक बी मैट्रिक्स है। अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वी गेट ए कॉलम मैट्रिक्स आएगा। कैसे मल्टीप्लीकेशन भी करवा देता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से समझना। माइनस का 10 प्लस का 15 माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20 प्लस का 15 वी गेट -5। वैसे तो यही पता लग गया, जीरो तो आ ही नहीं रहा। अगर ये जीरो नहीं आ रहा तो नॉन जीरो है, तो इसका नो सॉल्यूशन का केस है, ध्यान दें। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12 प्लस का 9 माइनस का 3। इसके बाद इसको इससे किया, माइनस का 12 माइनस 12 माइनस 24 प्लस 18 माइनस का 6। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये नल मैट्रिक्स तो आई नहीं। आपका डिटरमिनेंट ए तो 0 था, लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी आपके पास नॉन जीरो है। इसका मतलब द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है, हैविंग नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट हैविंग नो सॉल्यूशन। ये आपके पास नो सॉल्यूशन का एक केस है। हाँ भाई, सबको समझ आया? एक बार रेज योर हैंड। नो सॉल्यूशन समझ आ गया? वेरी गुड, ओके। देखो दो केस आपके आगे क्लियर हो चुके हैं, बड़े ध्यान से समझते चलना। देखो मैं स्लो इसीलिए हो गया बीच में, 5 नंबर का काम है, कोई भी कंडीशन भूलोगे नहीं। सीबीएसई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर कंफर्म आएगा, ठीक है। तो इसमें एक एक कंडीशन को आपने ध्यान से फाइंड करते हुए आगे बढ़ना है। हम 2 केस डिस्कस कर चुके हैं, यूनिक सॉल्यूशन कैसे आता है, नो सॉल्यूशन कैसे आता है। हम 3rd केस पे आगे बढ़ेंगे, जो हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो हम बात करेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस रहेगा। देखिए थर्ड, सॉल्व। फिर हम आगे बात करें, सॉल्व 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5। 3x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 7। 4x प्लस 5y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। यह आपके पास एक थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स मेथड से हम इसको सोल्व करना है। देखो इसको भी आप ध्यान से समझते चलेंगे। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में 2 -1 3 3 2 -1 4 5 -5 ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है। अगर आप बी मैट्रिक्स की बात करें तो 5 7 9 ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, ध्यान रखना। अगर आप एक्स मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, एक्स वाई और जेड, जिसमें तीनों वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड करने, तीनों अननोन्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पहला स्टेप है, ये हमने 3 मैट्रिक्स डिफाइन कर दी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पहला स्टेप रहता है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए का मतलब 2 -1 3 3 2 -1 4 5 -5। हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। देखिए आप ये डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना। ये डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद आपके पास वैल्यू आ रही होगी 0। अगर ये 0 है
अब फिर से आप जीरो पे पहुंच गए। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो सकता है सिस्टम कंसिस्टेंट हो लेकिन नो सॉल्यूशन का के इन यूनिक सॉल्यूशन का केस ना हो, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का भी केस आ सकता है, उसमें भी सिस्टम को कंसिस्टेंट ही बोला जाता है। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड कर रहे होंगे। कोफैक्टर्स को देखो, मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूं, मैं पहले इसको ट्रांसपोज फॉर्म में लिख के चलता हूं ताकि बच्चे से गलती ना हो। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। आप ये नो के नो कोफैक्टर्स जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे उस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं आपके कोफैक्टर्स लिख देता हूं, ये आएंगे -5 11 और 7। ये आपके पास तीन कोफैक्टर्स आएंगे। अगले तीन आएंगे 10 -22 -14, ये आपके पास नेक्स्ट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद -5 11 और 7, -5 11 और 7, ये आपके पास अगले तीन कोफैक्टर्स हैं। आप इनका ट्रांसपोज तो मैंने पहले ही लिखा हुआ है, तो मैं यहां से एडजॉइंट लिख सकता हूं। जब आपने एडजॉइंट ए लिखा तो ये ऑलरेडी ट्रांसपोज फॉर्म में है, तो -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 और 7, ये आपके पास एडजॉइंट ए है। अगर आप इस एडजॉइंट ए को फाइंड कर लेते हैं, अब हमें क्या करना है, इनवर्स तो पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट ए जीरो है। अगर डिटरमिनेंट ए जीरो है तो इसका मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनवर्स तो हमें जाना ही नहीं। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में वो एडजॉइंट ए इनटू बी का प्रोडक्ट नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो आते तो वो नो सॉल्यूशन का केस है। लेकिन अब हम इसमें चेक करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, नाउ हमें एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास एडजॉइंट ए है -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 7 इनटू, जब आप बी मल्टीप्लाई करेंगे, बी जो मैट्रिक्स है अगर वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे बी मैट्रिक्स हमारे पास थी 5 7 9। अगर आप बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए जो ये मल्टीप्लीकेशन है, इस मल्टीप्लीकेशन को जब आप फाइंड करेंगे तो वी गेट 0 0 0। ये मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे। एडजॉइंट ए इंटू बी को हमने फाइंड किया और एडजॉइंट ए इंटू बी आपके पास नल मैट्रिक्स आ गया। यहां से एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लीकेशन 0 आ गई। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ गया तो इसका मतलब द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के केस पे बढ़ गए अब आगे। ठीक है, अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को फाइंड करने का तरीका समझें कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन तो फाइंड करके दिखाने होंगे। अब देखो, जैसे आपने क्रैमर्स रूल में किया था वैसे हम इसमें करेंगे। कंसीडर फर्स्ट टू इक्वेशंस, हम पहली दो इक्वेशंस को कंसीडर करके चलेंगे। कंसीडर फर्स्ट टू इक्वेशंस, हम पहली दो इक्वेशंस को अगर कंसीडर करें, ठीक है, और वो दो कैसे कंसीडर करनी है कि उसमें जेड वाले पार्ट को आरएचएस में भेज के उसको के एज्यूम कर लीजिए। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3k। पहली इक्वेशन मैंने जेड को उधर कर दिया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 प्लस k। फटाफट अब हम इसको सोल्व करते हैं। इस सिस्टम को हम सोल्व करेंगे। देखिए इस सिस्टम को सोल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमने a डैश एक मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, a1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, 2 माइनस 1 3 और 2। एक हमने b1 मैट्रिक्स बनाई, 5 माइनस 3k 7 प्लस k। एक हमने x मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, उसमें x1 मान लो इसको, x और y, हमने तीन मैट्रिक्स बना दी। अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट a फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a1 ये आपके पास आएगा 2 माइनस 1 3 और 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो वी गेट वैल्यू 7। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास 7 आ रही होगी। अगर ये 7 है तो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0। देखो अब हम दो इक्वेशन को लेकर चलते हैं दोबारा मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करते हुए कि हमने ए मैट्रिक्स बनाई, बी मैट्रिक्स बनाई, एक्स बनाई। मैंने 1 1 1 इसलिए यूज कर लिया क्योंकि ए बी एक्स हम पहले यूज कर चुके थे, तो मैंने लिख दिया a1 b1 और x1।
इसके हिसाब से हमने 3 मैट्रिक्स बनाई। अब हमारे पास सिस्टम 2 इक्वेशंस का चल रहा है। अब हमने फिर से इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया, वो 7 आ गया। 7 मतलब नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब ये है कि यूनिक सॉल्यूशन का केस रहेगा। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम कैसे फाइंड करते थे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आप कोफैक्टर्स जब फाइंड करते हैं, देखिए यूनिक सॉल्यूशन के केस में जब आप कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे तो देखो कोफैक्टर्स के लिए आपके पास क्या रहेगा, C11, C12, C21, C22। आपके पास ये 4 कोफैक्टर्स आएंगे। ठीक है, जब आप इन 4 कोफैक्टर्स को फाइंड करोगे तो देखिए कोफैक्टर्स आप फाइंड करोगे तो ये आएंगे इसके हिसाब से। कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं 2 - 3 कोफैक्टर आप कर लेना, और ये आएगा 1 और 2। इसके हिसाब से अगर मैं लिखूं एडजॉइंट ऑफ A1 का जो एडजॉइंट होगा वो एडजॉइंट आपके पास ये आ गया 2 - 3, 1 और 2, ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट से हम A डैश का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, A डैश का इनवर्स होगा, डिटरमिनेंट कितना था 7, और इसको एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1/7 को, तो ये आपके पास इनवर्स आ गया। अब हमें क्या करना था, नाउ अब हम जो x फाइंड कर रहे थे x1 वो ये था A1 इनवर्स इनटू B। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो we get x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे होगी देखिए फटाफट हम करते हैं। 1/7, 2 - 3, 1, 2, इसको B से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, B आपके पास ये रहा 5 - 3k और 7 + k। ये जो मल्टीप्लीकेशन होगी ये आपको x और y की वैल्यू देंगे इन टर्म्स ऑफ k। हमारे पास k की टर्म में ये x और y की वैल्यू आएगी। तो देखिए ये मल्टीप्लीकेशन जो है, इधर तो आपके पास क्या है x और y, इधर जो मल्टीप्लीकेशन है, मैं मल्टीप्लीकेशन आपको लिख देता हूं कंप्लीट। ये आएगा 17 - 5k डिवाइडेड बाय 7 पहली वैल्यू। ठीक है, दूसरी आएगी 11k - 1 डिवाइडेड बाय 7। ये आपके पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। इसके बाद जब आप x लिखेंगे तो मतलब 17 - 5k डिवाइडेड बाय 7, y लिखेंगे तो 11k - 1/7, और z हमने क्या माना हुआ था k। एक काम और करना आपने, ये जो 3 वैल्यूज आ गई पुट इन इक्वेशन थर्ड। आपने पहली 2 इक्वेशंस को सोल्व किया है लेकिन थर्ड इक्वेशन में नहीं रखा है। अगर हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे, थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या थी 4x + 5y, 4x + 5y - 5z = 9। इसमें जब ये वैल्यूज रखेंगे तो वी गेट LHS = RHS। ये आप कर लेना। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस गिवन बाय x = 17 - 5k/7, 11k - 1/7 और z = k, where k belongs to, यहाँ पे जो k रहेगा वो आपने ये लिखना है एनी रियल नंबर। आप k को 1 लो, एक अलग सॉल्यूशन आएगा, 2 रख दो अलग सॉल्यूशन आएगा, 3 रख दो अलग सॉल्यूशन आएगा। जितने भी सॉल्यूशन आएंगे सभी गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते होंगे। तो ये आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस फाइंड करने का तरीका था कि आप कोई भी 2 इक्वेशन लेके दोबारा से मैट्रिक्स मेथड लगा दो, वहां से जो भी वैल्यूज आएंगे उसको थर्ड में रख के दिखा दो, वहां से LHS RHS के बराबर आ रहा होगा तो इसका मतलब ये इक्वेशंस आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस लेते हैं। इससे आगे जो भी टॉपिक रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।